वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं सुरेंद्र सप्रे और सबसे पहले सीजीपीएससी मेंस 2019 में सफल हुए अभ्यर्थियों को पाथ आईएएस एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और साथ ही इंटरव्यू की, जैसा कि आपको पता है कि इंटरव्यू की डेट आयोग के द्वारा रिलीज की जा चुकी है, जो कि 2 सितंबर 2021 से शुरू होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक करंट जो इश्यूज है उनके लिए वीडियो लेक्चर एक स्टार्ट किया गया है, वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की गई है। तो उसी को आज हम शुरू कर रहे हैं। और पहला टॉपिक जो है, जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, न्यूज़पेपर पे ये जो मुद्दा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अफगान क्राइसिस का जो मुद्दा है वो अभी रिसेंटली बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन हमारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कितनी चीज़ें, हमको जानकारी, कितनी जानकारी हमें रखनी है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर एक देखते हैं कि वहाँ के क्या क्या स्ट्रक्चर है, उस पर पहले हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अफगानिस्तान का जो ऑफिशियल नेम है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो वहां से अफगानिस्तान को छोड़ के वो भाग चुके हैं, जो कि थे आपके अशरफ घानी थे। और ये नाम आपको याद रखना है, अब्दुल घानी बिरादर, जो कि एक पश्तून है। और ये सेल्फ डिक्लेयर्ड आने वाले अभी के जो तालिबान जो गवर्नमेंट है उसके सेल्फ डिक्लेयर प्रेसिडेंट होने वाले हैं। और ये आपके को फाउंडर भी रहे हैं तालिबान के, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके साथ में जो फाउंडर थे वो आपके मोहम्मद उमर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, जैसे कि इनके द्वारा अब अफगानिस्तान को जो दिया गया नाम है वो है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। साथ ही देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट थे यहाँ के अमरुल्ला सलेह, इनके द्वारा बोला जा रहा है कि अफगानिस्तान के संविधान के अकॉर्डिंग, जैसा कि वहाँ से जो अशरफ घानी थे वो वहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, भाग चुके हैं वहाँ से, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफगानिस्तान अब वो वहाँ के नए प्रेसिडेंट होंगे। ये इनके द्वारा सेल्फ डिक्लेयर किया जा रहा है। तो इनका सिर्फ नाम हमें याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे अभी जो हालात चल रहे हैं अफगानिस्तान के, वहाँ पे सबसे ज़्यादा असुरक्षित कौन सा वर्ग है? तो सबसे पहला जो बात होती है वो महिलाओं की बात होती है, उनके एजुकेशन पे बात होती है, उनके रोजगार पे बात होती है, स्वास्थ्य सेवाओं पे बात होती है और उनकी आज़ादी पे बात होती है। जैसा कि हमने देखा है कि 2001 से जब वहाँ पे अमेरिका की जो गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया था, उसके बाद वहाँ जो नई सरकार बनी थी अफगानिस्तान की, उनके द्वारा जो महिलाओं को जितनी छूट और आज़ादी और उनके जो शिक्षा पे बात हो रही थी, एम्प्लॉयमेंट पे बात हो रही थी, हेल्थ केयर पे बात हो रही थी, उनके आज़ादी पे बात हो रही थी, फ्रीडम पे बात हो रही थी, तो उन सभी पे अभी जो है, अब अफगान तालिबान के आने से अब जो खतरा मंडरा रहा है उस पर हम बात करते हैं। कि जैसे कि अफगान तालिबान के द्वारा जो बोला गया है कि 10 वर्ष से अधिक जो लड़कियां होंगी उनको शिक्षा का अधिकार नहीं होगा। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है तालिबानियों के द्वारा, तो ये कहा जा रहा है कि इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग जितनी उनको छूट दी जानी है वो प्रॉपर तरीके से दी जाएगी। अब इस पे कितनी सच्चाई है वो तो भविष्य में देखा जाएगा। नेक्स्ट जो इस पे जो बात है एम्प्लॉयमेंट की, तो देख सकते हैं आप, अभी जैसे न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा था कि जो वहाँ की महिला पत्रकार थी, महिला टीवी रिपोर्टर थी, तो उनको भी वहाँ से हटाया गया था। ये काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में था। तो एम्प्लॉयमेंट पे कहीं ना कहीं कि महिलाओं को काम ना करने देना, ये भी एक तालिबान की पॉलिसी रही है पूर्व में, जब उनकी सरकार थी 1996 से 2001 तक का, तो तब हमने वहाँ पे ये चीज़ों को देखा था। तो नेक्स्ट जो हेल्थ केयर वाली बात है, तो हेल्थ केयर में ये बोला जा रहा है
कि किसी भी महिला को पुरुष डॉक्टर के द्वारा एग्जामिन नहीं करने दिया जाएगा। ये एक तालिबान का स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो फ्रीडम है, जैसे कि महिलाओं को बाहर घूमने देना, ब्यूटी पार्लर्स को बंद कर देना, ये सारी चीज़ों पे रोक लगाया जा रहा है। तो अफगानिस्तान के द्वारा, तालिबानियों के द्वारा इस पर रोक लगाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे कि हमने बात की अभी कि 1996 से 2001 तक के रूल में देखा गया था कि वुमेन्स को काम करने से रोका गया था, और साथ ही जो एजुकेशन था, स्कूल जाने से भी लड़कियों को रोका गया था। ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं जब तालिबान की सरकार थी। नेक्स्ट, अब देखिए, अभी जो अफगानिस्तान का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसके जो मेंबर थी कौन, समीरा अजगारी, ये फॉर्मर बास्केटबॉल कैप्टन भी रह चुकी हैं। इन्होंने अमेरिकी गवर्नमेंट को, यूनाइटेड स्टेट्स को एक ट्वीट करके कहा था कि जितनी फीमेल एथलीट्स हैं, जितने कोचिंग स्टाफ हैं, उनको वहां से निकाला जाए बिफोर इट इज़ टू लेट। ऐसा एक उनका ट्वीट था। इसका मतलब कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं तालिबान की सरकार में वो अनसेफ हैं। तो ये एक स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया था। नाम याद रखेंगे, समीरा अजगारी, और ये क्या थी, अफगानिस्तान की जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, और ये फॉर्मर बास्केटबॉल कैप्टन भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे कि ये सारी चीज़ें आ रही है, एक तरफ तो ये सारी बातें हो रही है, तो उसी बीच अभी जुलाई के मंथ में एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आई है। उस न्यूज़ की भी बात करते हैं कि किस मिडिल ईस्ट कंट्री ने महिलाओं को हज में कुछ छूट दी गई है। जैसे कि मेल गार्जियन, एक रिक्वायरमेंट होता था कि हज पे जाने के लिए फीमेल को एक मेल गार्जियन की आवश्यकता होती थी, जिसे अब सऊदी अरेबिया ने हटा दिया गया है इस रूल को। और इसी संदर्भ में हम जैसे देखेंगे 2017 में भी भारत ने भी ये कदम उठाया था, और एक जो लॉटरी सिस्टम होता है उससे भी यहाँ महिलाओं को हटा दिया गया था। अब उनके लिए भारत सरकार के द्वारा किसी भी तरह का लॉटरी सिस्टम की आवश्यकता नहीं है हज यात्रा को लेके। नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए, जहां तालिबान की बात हो रही है, औरतों की अधिकार की बात हो रही है, तो ये नाम जरूर सामने आता है जिसे हम जानते हैं बहुत अच्छे से, मलाला यूसुफजई। ये बहुत ही फेमस नाम है। अब देखिए, इनके द्वारा क्या हुआ था, ये है पाक सिटीजन है, पाकिस्तानी ये नागरिकता है इनके पास। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन ने अभी 12 जुलाई को, जैसे रिसेंटली अभी गया 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे मनाया जाता है। ये हमें ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है, तालिबानियों द्वारा इनको 2012 में इनके सिर पे गोली मारी गई थी, और ये कौन सा तालिबान था वो भी हमें याद रखना है, जिसे बोला जाता है तहरीक-ए तालिबान। ये पाकिस्तान का जो तालिबान है उसका नाम है तहरीक-ए तालिबान, ये हमें याद रखना है। और इनके द्वारा इम्पोर्टेंट क्या है, मलाला फंड की स्थापना की गई थी, जो कि क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो क्या किस पे मदद करता है, यंग गर्ल्स के स्कूलिंग पे मदद करता है। और इनके द्वारा एक किताब भी को ऑथर की गई है, आई एम मलाला। ये हमें ध्यान में रखना है, आई एम मलाला, ये इनकी एक किताब है, को ऑथर की गई है। अब देखिए, पाकिस्तान सरकार के द्वारा नेशनल यूथ पीस प्राइज भी इन्हें दिया गया है, जो कि पहला फर्स्ट एवर नेशनल यूथ पीस प्राइज भी इन्हें पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, 2012 में दिया गया था। और जैसे मलाला फंड की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये हमें ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है मलाला यूसुफजई के बारे में, तो वो ये है कि सन 2014 में इन्हें नोबल पीस प्राइज से नवाजा गया था, और ये यंगेस्ट एवर रेसिपेंट ऑफ नोबल पीस प्राइज, मतलब सबसे कम उम्र की नोबल पीस प्राइज, नोबल शांति पुरस्कार पाने वाली
शख्स बनी। अब देखिए, इनकी एक डॉक्यूमेंट्री भी है जिसे बोला जाता है ही नेम्ड मी मलाला। ये भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि 2015 में ये ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए, 2014 में मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया और साथ में इनके साथ में जिस भारतीय को नवाजा गया था वो थे हमारे कैलाश सत्यार्थी। ये एक पॉसिबल क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखना है। इनके द्वारा चाइल्ड एजुकेशन को भारत में बढ़ावा दिया गया है और एक संस्था भी है इनकी, बचपन बचाओ आंदोलन, ये भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने बात की कि तालिबानियों के जो रूल है उस पे कौन से लोग सबसे ज़्यादा असुरक्षित है, तो पहली बात हुई महिलाओं की और दूसरी बात होगी वहाँ एक जो एथनिक ग्रुप है हज़ारा, उनकी बात करेंगे हम कि वो भी वहाँ पे अनसेफ है। अब देखिए, ये हज़ारा जो है वो आपके काबुल के वेस्ट में एक प्रोविंस है अफ़गानिस्तान में जिसे हज़ाराजात भी कहा जाता है, उसका नाम है हज़ाराजात। और यहीं पे आपका बामियान प्रोविंस भी है। ये यहाँ पर जो ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है, उसको हज़ारा बोला जाता है। और तालिबानियों ने रिसेंटली उनके जो लीडर थे अब्दुल अली मज़ारी, उनका जो स्टैचू था, यहाँ आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये ऐसा स्टैचू था, इसे तोड़ दिया गया, इसे डिमोलिश कर दिया गया, ये बताने के लिए कि यहाँ पर अफ़गानिस्तान में केवल और केवल तालिबान ही राज करेगा। ये इनका एक स्टेटस है। अब देखिए, इनको मार दिया गया था 1995 में, किन्हें अब्दुल अली मज़ारी को मार दिया गया था। ये एक इस्लामिक मिलिटेंट सीज पावर और जो वॉरलॉर्ड थे उनसे इन्होंने अपने कम्युनिटी को बचाने के लिए ये आगे एज अ लीडर आए थे। और मज़ारी को हज़ारा एथनिक ग्रुप के द्वारा अपना एक लीडर माना गया है ना। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि वहाँ पर जो कम्युनिटी है, कौन सी कम्युनिटी जो अनसेफ है, वो हज़ारा है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ जो बामियान प्रोविंस की हम बात कर रहे हैं, बामियान प्रोविंस में ही तालिबानियों द्वारा देखा गया था कि 2001 में भी ऐसी घटना हुई थी। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने बामियान प्रोविंस में लॉर्ड बुद्धा की, गौतम बुद्ध की स्टैचू को वहाँ पे धराशायी कर दिया था, वहाँ से डिमोलिश कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और तालिबानियों के द्वारा जैसे बोला जाता है कि इस्लामिक लॉ में जो मूर्ति पूजा है वो प्रतिबंधित है और जो बुद्ध है, बुद्ध की मूर्ति जो है वो मूर्ति पूजा को बढ़ावा देती है, इसलिए उसे डिमोलिश कर दिया गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब बात हम करते हैं कि अभी जो अफगानिस्तान का जो मुद्दा चल रहा है उससे साउथ एशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो साउथ एशिया को समझते हैं कि साउथ एशिया हमारा है क्या। साउथ एशिया में यहाँ पर 8 कंट्रीज है। 8 कंट्रीज जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ये हमारा मालदीव। ये 8 देश जो है वो आपके दक्षिण एशिया में आते हैं। और इन्हीं का जो ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं, सार्क कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे हिंदी में दक्षेस भी कहा जाता है। तो ये इन 8 कंट्रीज का ग्रुप है जिसे हम सार्क कहते हैं। अब देखिए, हाल ही में ट्वीट करके जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि अफगानिस्तान जो है साउथ एशिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, वो आंतरिक हिस्सा है दक्षिण एशिया का। और वहाँ पर जो तालिबानियों के द्वारा जो टेक ओवर किया जा रहा है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं साउथ एशिया और उससे भी आगे जाएगा। तो ये एक विचारणीय बात है कि वहाँ पर तालिबानियों का टेक ओवर किया जा रहा है। अब जैसे सार्क के बारे में पूछा जा सकता है, पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, जैसे कि कब फाउंड हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन जो था वो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था।
और कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो आपका काठमांडू नेपाल में है, हेडक्वार्टर बोला जा सकता है। और बेसिकली सार्क का उद्देश्य क्या है? सार्क का उद्देश्य है जो विकास है, क्षेत्रीय विकास है, जो इकोनॉमिक्स है और जो रीजनल इंटीग्रिटी है, जो क्षेत्रीय जो एकता है उसको बढ़ावा देना है, रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। और 2006 में इसी के तर्ज पे जो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया है, सार्क में जितने भी मेंबर कंट्रीज है उनके लिए 2006 में साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया बनाया गया। अब ये मुद्दा क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि हाल ही में तालिबान की जो सरकार है, जो वहाँ पर सरकार नहीं कहना चाहिए क्योंकि अभी पूरी तरह से फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो इसलिए मान के चलते हैं तालिबानियों द्वारा भारत का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम है उसे वहाँ पे रोक दिया गया है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है कि सार्क देशों द्वारा साउथ एशिया फ्री ट्रेड का जो कब लॉन्च किया गया था, 2006 में किया गया था, इसे हमें ध्यान में रखना है। तो अब देखिए, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है क्या अफगानिस्तान जो दक्षेस का सदस्य है कि नहीं? तो दक्षेस का ये फाउंडर मेंबर नहीं था, इसकी एंट्री जो थी वो 2007 में हुई थी, तो ये फाउंडर मेंबर नहीं है। 2007 में इसकी एंट्री हुई थी, ये हमें ध्यान रखना है। एज एन 8th मेंबर, 8वें सदस्य के रूप में 2007 में, अप्रैल 2007 में इसकी एंट्री हुई है। अब देखिए यहीं पर थोड़ा सा एक हिस्सा हम ये भी देख लेते हैं कि दक्षिण एशिया के साथ साथ जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में भी इस यहाँ पे जो अभी घटना हो रही है, जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं तालिबानियों के द्वारा, तालिबान का जो भी यहाँ पे टेक ओवर चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट वाला जो हिस्सा है वहाँ भी ये इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि हम तो जान ही रहे हैं कि हाल ही में यहाँ पे इज़राइल वाला मुद्दा चल रहा था, इज़राइल और फ़लस्तीन वाला मुद्दा तो वैसे ही चल ही रहा था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि मिडिल ईस्ट में कुछ जियोपॉलिटिकल जो भू राजनीतिक जो अवस्था है अफगानिस्तान की, वो हमें ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि भारत पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम आए हैं कि भारत में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए अफगानिस्तान जो है भारत का मित्र देश रहा है 2001 से लेकर अभी 2021 तक, लगभग 20 सालों में भारत ने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लगभग 400 प्रोजेक्ट में $3 बिलियन जो भारतीय रुपये में 224 करोड़ के आसपास होता है, उतना वहाँ पे इन्वेस्ट कर चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे जो इतना इन्वेस्टमेंट है $3 बिलियन का, उसका क्या होगा। और यहाँ पे जैसे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये 42 मेगावाट का एक सलमा डैम है, भारत के द्वारा बनाया गया था। और किस थीम पे बनाया गया था? अफगान इंडो इंडिया फ्रेंडशिप के एक थीम पे बनाया गया था। और ये कहाँ पर है? हेरात प्रोविंस में है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। अब देखिए इंडिया के क्या स्टेप्स हो सकते हैं, किन एरियाज पे इंडिया को डील करना है। देखिए इंडिया को 3 क्रिटिकल एरियाज पे डील करना है। सबसे पहले तो जो हमारा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, जैसा कि हमने अभी देखा कि $3 बिलियन का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, लगभग 224 करोड़ रुपए का, तो उस पर ध्यान देना है। और ये इन्वेस्टमेंट रोड, रेल, एजुकेशन, डैम्स, हॉस्पिटल्स, ये सारे और जो और इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पे भारत ने इन्वेस्टमेंट किया है एज अ फ्रेंडशिप ये हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो सबसे पहला इस मुद्दे पे हमको इस एरिया पे डील करना है। किन से? तालिबानियों से। नेक्स्ट जो मुद्दा रहेगा वो मुद्दा भारत के लिए है कि ये देखना है हमें कि कहीं जो तालिबान जो है वो कहीं इस्लामाबाद, कहने का मतलब पाकिस्तान का, वहाँ पे एक पपेट की तरह ना हो जाए कि वो जो कह रहा है उससे वो डील करके भारत के लिए अपना रुख बनाए। तीसरा जो पाकिस्तान के द्वारा जो एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप को जो वो बैक करता है, जो सपोर्ट करता है पाकिस्तान, उनको तालिबान का सपोर्ट ना मिले। ये बहुत ही
मतलब अहम मुद्दा है जिस पे भारत को डील करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कहां पे अपना मुद्दा उठा सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी तक जैसे कि 15 अगस्त से ये चल रहा है और अभी तक वहां पे यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राष्ट्र का वहां पर अभी किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है। तो भारत ऐसे में अपना मुद्दा कहां पे उठाएगा? तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, क्वाड एक प्लेटफॉर्म है जहां भारत अपना मुद्दा उठा सकता है, जिसमें यहां पर 4 राष्ट्र हैं जैसे कि अमेरिका, जापान। क्वाड एक पूछा जा सकता है कि ग्रुप में कौन कौन है, और इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश एक इनका सामरिक संवाद होता है, स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है, जिस पे ये 4 देश है, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। यहाँ भारत अपने मुद्दे को उठा सकता है। चलिए, और इसकी शुरुआत जो हुई थी इस डायलॉग की, इस सामरिक संवाद की जो शुरुआत हुई थी 2007 में हुई थी। तो क्वाड क्या है ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि 15 अगस्त से ये जो मुद्दा था वो चर्चा में आया था, और 16 अगस्त से ही वहाँ अफगानिस्तान में जितने भारतीय नागरिक हैं, खास करके जो वहाँ सिख है, वहाँ जो डिप्लोमेट्स हैं भारत के, और साथ में वहाँ पर जो हिंदूस हैं, उनको वहाँ से रेस्क्यू करने का जो भारत ने ऑपरेशन शुरू किया था रिसेंटली। अभी जो विदेश मंत्री जो है, एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर है, उनके द्वारा कल ये ट्वीट करके बताया गया कि वो जो ऑपरेशन चल रहा है उसका जो ऑफिशियल नेम है उसको बोला जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। इसको ऑफिशियल नाम दिया गया है ऑपरेशन देवी शक्ति। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। और किसके सहयोग से? तो ये हमें ध्यान रखना है कि इंडियन एयरफोर्स और एयर इंडिया की मदद से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन देवी शक्ति को हमें याद रखना है कि भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन अफगानिस्तान के लिए चलाया जा रहा है, तो और किसके द्वारा चलाया जा रहा है वो भी हमें ध्यान रखना है। साथ में किन की मदद से चलाया जा रहा है वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये जो पॉसिबल एरियाज थे वो हमने डील कर लिए। अब देखिए, एक ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका एरिया लोकेशन भी ध्यान रखना है कि क्या अफगानिस्तान का बॉर्डर बनता है भारत से? तो हाँ, बिल्कुल बनता है। सबसे छोटा बॉर्डर जो है वो बनता है, और ये लगभग 106 किलोमीटर का बॉर्डर बनता है। तो इतनी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है कि अभी जो अफगानिस्तान क्राइसिस चल रहा है उसमें इतनी सारी चीज़ों को हमें ऐड करना है। बहुत सारा कंटेंट हमें, और भी सब्जेक्ट्स है और भी एरियाज है जिन पर हमें फोकस करना है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो मुद्दा था यहाँ इसे यहीं समाप्त करते हैं, और जुड़े रहिए। आगे आने वाले और भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिलेगा जो आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू वेरी मच।